गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम रितिका यादव है और मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन को और ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, यानी कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट ब्रांच है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो ये 10 कंट्रीज़ हैं पूर्व के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का क्या स्टेचर होगा अगले 10 सालों में, इसको भी ये भी, जैसे कि 10 साल में इंडिया का क्या स्टेचर होगा अगले 10 सालों में, वो भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। और ये कैसे जुड़ा हुआ है उसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी को देख लेते हैं। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो 1990 के दशक में पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा लाई जाती है। ये इसके लाने के कुछ रीजन्स रहते हैं, क्योंकि 1990 के दशक में भारत में आर्थिक जो संकट चल रहा था, इसके पास सिर्फ 3 हफ्ते का इम्पोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी इंडिया के पास थी। और वो उस समय जो है 1990 के दशक में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। चाइना का जो दबाव है, विस्तार नीति बढ़ती जा रही थी। इस सबको ध्यान में रखते हुए और अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को लाया जाता है। इसमें 2003 में जापान और चाइना और कोरिया को भी इसमें शामिल किया जाता है और इसका विस्तार किया जाता है। लुक वेस्ट पॉलिसी को भी थोड़ा सा देखें तो ये 2005 में इंडिया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय ये आता है। और इसमें जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान, इज़राइल, कतर और सऊदी अरेबिया, ये सब राष्ट्र इसमें आते हैं। इसमें इन्हीं कंट्रीज से 60% ऑयल जो है वो इंडिया इन्हीं कंट्री से आयात करता है। 10 मिलियन जो इंडियन वर्कर हैं वो वेस्ट एशिया में काम करते हैं। जो यूएई है वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, चाइना और यूएसए के बाद, इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी देखें तो आसियान के 25वें शिखर सम्मेलन में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो म्यांमार में इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च करते हैं, लाया जाता है 2014 में। इसका कुछ उद्देश्य होते हैं इसको लाने के, जिसमें कि इसका उद्देश्य था आर्थिक सहयोग, संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंध विकसित करना। जो एक्ट ईस्ट नीति है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देती है। इसके अलावा आसियान के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और मंगोलिया जैसे राष्ट्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके 4 सीज़ हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी को भी देखें तो इसके 4 रीजन जो बताए हैं, जो चाइना का जो प्रभाव पड़ रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था वो, और आज रिकवर करनी जो यूएसएसआर जैसे कंट्रीज़ को भारत ने खोया था, उसके स्थान पर कोई ऐसा कंट्री इंडिया को चाह रहा था जो अर्थव्यवस्था और तकनीकी सहायता दे सके, और यूएसएसआर के साथ रिलेशनशिप इंडिया बनाना चाह रहा था। थोड़ा सा वो देख सकते हैं इसमें बेनिफिट्स होते हैं या नहीं 20 सालों में लुक ईस्ट पॉलिसी से। तो हाँ, होते हैं, जिसमें कि इसमें द्विपक्षीय जो व्यापार का विस्तार होता है। उसके बाद इसमें जो आसियान है वो आसियान और भारत का अगर संबंध देखें तो भारत के आर्थिक हितों और सुरक्षा हितों को प्रोत्साहित करना है भारत में। और भारत और उसके आसियान समकक्षों के बीच लोगों के बीच जो है वो कनेक्टिविटी जो सांस्कृतिक रूप से बढ़ रही है, उसको देख सकते हैं। इन दोनों में कुछ अंतर को भी देख सकते हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 1990 के दशक में पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा लाई जाती है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई जाती है। इस लुक ईस्ट पॉलिसी जो वो अर्थव्यवस्था को काफ़ी इम्पोर्टेंट देती है, लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसमें पूर्वोत्तर राष्ट्रों को भी इग्नोर किया जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी में, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उन पर ध्यान दिया जाता है। और ये अपने जो ऐतिहासिक संबंधों पर कोई फोकस नहीं करता है लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो ऐतिहासिक, संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देता है। और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो रक्षा सहयोग पर ज़्यादा ध्यान
नहीं देता है, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो रक्षा सहयोग पर ध्यान देता है। ओशनिया जैसे के जो 13 छोटे द्वीप हैं देश हैं उनको भी इसमें शामिल करके इसका विस्तार किया जाता है। इसके 4 सीज़ हैं, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जैसे कि कॉमर्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग में एजुकेशंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग आ जाएगा। कनेक्टिविटी, रोड, रेलवे लाइन और ब्रिज वगैरह आ जाएंगे। कल्चर्स, मेरिट्स में अगर हम देखें तो जो म्यांमार है वो इंडिया डोर इनटू आसियान वो से जॉब, यानी दोनों के बीच में अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो जॉब इंक्रीज़ होगी, स्टेबिलिटी आएगी और सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से भी ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो विश्व का जो 75% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन्हीं कंट्रीज़ में है, 60% जो जीडीपी है इन्हीं नेशंस में है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इसके कुछ इंडिया के द्वारा इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे म्यांमार से मिजोरम तक बस सर्विस स्टार्ट की गई है। कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। और जैसे कि बांग्लादेश में रेल लिंक इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मेनलैंड से बांग्लादेश में सामान आसानी से आ जा सकेगा और बांग्लादेश से नॉर्थ में जा सकेगा और नॉर्थ से आसियान कंट्रीज़ में लाया जा सकेगा। जैसे कि इसमें देखिए तो सिंगापुर पहला राष्ट्र होता है। सिंगापुर जो इसमें शामिल होता है। जैसे कि देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो ये सिंगापुर पहला आसियान देश होता है जिसने भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता विकसित करता है, जैसे सेपा भारत और इंडिया के बीच में ये समझौता होता है। उसके बाद ये जो कुछ समुद्री सुरक्षा बल जैसे समुद्री या हिंद महासागर में कुछ समुद्री सुरक्षा बल को भी तैयार किया गया है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसके कुछ इंडिया और इन जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए एक दूसरे राष्ट्रों को चिकित्सा सहायता देना और क्वाड क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सार्क, बिम्स्टेक, आसियान और राज्य नई यात्राओं में भी भारत की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। और अगर इसके कुछ चैलेंजेस को भी देख सकते हैं। चैलेंजेस में आ जाएगा कि जो इंडिया है वो BRI के खिलाफ़ है और आसियान के जो कुछ राष्ट्र हैं वो BRI के साथ हैं, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग पूर्ण है इंडिया के लिए। और इंडिया का जो ये चाइना है वो देखा जाए तो एक विरोधी कंट्रीज़ बोल सकते हैं। वो अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि वो अपनी विस्तार नीति को लेकर के चलता है। और जो बीजिंग जो आसियान के जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो चाइना के सीमाओं से लगे पड़े हैं, जैसे कि म्यांमार हुआ, कंबोडिया हुआ और लाओस जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी प्रभावित है बीजिंग से, तो ये भी इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग पूर्ण है। और थैंक यू।